जब प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं था बल्कि त्याग था, बलिदान था और आत्मा की वो आवाज जो एक साधारण बांसुरी से निकलकर एक रानी के हृदय तक पहुंच गई। यह कहानी है रानी रतन प्रभा की, जिसने राज्य को अपना जीवन मान लिया, और एक कुम्हार के बेटे आरव की, जिसकी मिट्टी से सजी बांसुरी ने सोने के महल की दीवारें हिला दी। लेकिन जब समाज ने प्रश्न उठाए, जब प्रेम को गलत समझा गया, तो क्या रानी ने महल छोड़ दिया? क्या आरव ने प्रेम के लिए युद्ध लड़ा? और क्या उनका प्रेम अमर हो पाया? जाने इस भावनात्मक प्रेम गाथा को अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक युग का सत्य है। बहुत समय पहले की बात है। पूर्वांचल की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा राज्य चंद्रपुर। यह राज्य जितना सुंदर था उतना ही शांत। यहाँ की रानी थी रानी रतन प्रभा, जो 16 वर्षों की उम्र में विधवा हो चुकी थी। राजा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और कोई उत्तराधिकारी नहीं था। रानी रतन प्रभा ने तय किया था, मैं अब विवाह नहीं करूंगी। इस राज्य और प्रजा की सेवा ही मेरा धर्म है। राजमहल सोने से बना था, लेकिन उनके मन की गलियां वीरान थी। राज्य के ही एक सुदूर गांव भद्रग्राम में एक युवक रहता था, आरव। वो एक कुम्हार था। अपने पिता के साथ मिट्टी के घड़े बनाता, पर उसमें एक और हुनर था, संगीत। वो बांसुरी बजाता था और उसकी धुनें इतनी भावुक होती थी कि पेड़ भी झूम जाते। गांव वाले कहते थे, इसकी बांसुरी में कोई जादू है। पर आरव हमेशा कहता, मैं तो बस मिट्टी से बना हूँ, पर आवाज में अगर सच्चाई हो तो वो दिल तक पहुँचती है। एक दिन रानी रतन प्रभा अपने मंत्रियों के साथ प्रजा का हाल जानने भद्रग्राम पहुंची। लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। रानी रथ से उतरकर सीधे गांव के स्कूल और कुएं की हालत देखने लगी। तभी उनकी कानों में बांसुरी की धीमी धुन आई। रानी ठिठक गईं। उनके साथ आए सभी लोग रुक गए। एक वृक्ष के नीचे धूप में बैठा एक युवक आंखें बंद किए बांसुरी बजा रहा था। वही आरव। धुन में शांति थी, पीड़ा थी और एक गहराई थी जो रानी के हृदय में कहीं छुपे दर्द को छू गई। रानी ने रथ से उतरकर उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारा नाम? आरव। रानी साहिबा, तुम ये धुन किसे समर्पित करते हो? आरव ने बिना देखे जवाब दिया, जिसे मैं कभी देख नहीं सका, पर जो मेरे मन में रहती है। राजमहल लौटने के बाद रानी रतन प्रभा बार बार उसी धुन को याद करती। उन्हें आश्चर्य हुआ, एक सामान्य कुम्हार मेरी आत्मा को छू गया। वो रोज शाम अपनी बालकनी में बैठ जाती और कल्पना करती कि कहीं दूर कोई बांसुरी बजा रहा है जो उनके मन के सूनेपन को आवाज दे रहा है। कुछ दिनों बाद उन्होंने आदेश दिया, राज्य के संगीत प्रतिभाओं की प्रतियोगिता रखी जाए और सब वर्ग के लोग आ सके। भद्रग्राम में जब यह बात पहुंची तो लोगों ने आरव को जबरदस्ती मना लिया। जा आरव, तेरा संगीत ही तेरा मुकुट है, तू रानी के सामने गा। आरव पहले संकोच में था, पर फिर सहमत हुआ। वो नहीं जानता था कि उसकी बांसुरी उसे सिर्फ महल ही नहीं, रानी के हृदय के सबसे भीतर तक ले जाएगी। राज्य स्तरीय संगीत प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। महल के दरबार में सुंदर साज सज्जा थी। रानी रतन प्रभा स्वर्ण सिंहासन पर बैठी थी, पर उनका मन किसी एक धुन के इंतजार में था। सभी गायक एक एक कर प्रस्तुति देने लगे। राग, ताल, तान सब कुछ दरबार के अनुरूप था, लेकिन रानी की आंखें हर बार दरवाजे की ओर टिक जाती। तभी एक सादा कपड़ों में खादी का कुर्ता पहने सिर झुकाए युवक प्रवेश करता है। कोई शाही अंग नहीं, कोई झुकाव नहीं, बस हाथ में बांसुरी। यह था आरव। उसने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ आंखें बंद की और बांसुरी होठों से लगाई। सब कुछ थम गया। दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों की आंखें भर आईं। कुछ तो बोल ही उठे। ऐसा संगीत सिर्फ वही रच सकता है जो स्वयं भीतर से टूटा हो। पर रानी, उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद गालों तक लुढ़क गई। धुन खत्म होने के बाद आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ माटी का बेटा हूँ, पर शायद आज माटी भी कुछ कह गई। रानी ने खड़े होकर घोषणा की, इस प्रतियोगिता का विजेता कोई नहीं, सिर्फ एक कलाकार है, आरव। पूरा दरबार चौंक गया। रानी ने पहली बार किसी निम्न जाति के युवक को राज्य का राज्य कला गौरव सम्मान दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। उन्होंने आरव से कहा, मैं चाहती हूँ तुम महल में ही संगीत सिखाओ। हमारी रानियों को, राजकुमारियों को तुम्हारा संगीत महल तक सीमित नहीं रहेगा। आरव अब हर दिन राजमहल आता। पहले पहल वह बहुत संकोच करता था, पर रानी हर दिन किसी न किसी बहाने उसे रोक लेती। आरव, आज ये नई रचना सुनाओ। आज बारिश है, तुम्हारी बांसुरी का मौसम है। क्या कभी तुम्हें प्रेम हुआ है? आरव मुस्कुराता पर चुप रहता। रानी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक सदी से बंद खिड़की अब खुल रही थी। एक विधवा रानी का दिल फिर धड़क रहा था, और वह भी एक कुम्हार के लिए। महल में ये बातें फैलने लगी। कुछ दासी बातें करती, रानी किसी कुम्हार से बातें करती हैं। मंत्रियों के कान खड़े हो गए। यदि रानी किसी साधारण से प्रेम करेंगी तो राज्य की प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? एक मंत्री ने सलाह दी, रानी को याद दिलाइए कि वो सिर्फ एक स्त्री नहीं, राज्य की मर्यादा है। पर रानी अब बदल चुकी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा, अगर एक रानी को प्रेम करने का अधिकार नहीं
तो उस सत्ता को त्यागना बेहतर है। रानी ने एक दिन आरव से स्पष्ट पूछ ही लिया, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। आरव चौंक गया, उसका मुंह सूख गया। रानी साहिबा, आप सूरज हैं, मैं मिट्टी हूँ। अगर आप मेरी तरफ झुकेंगी तो आपको जलाया जाएगा और मैं भी राख हो जाऊंगा। रानी ने धीरे से कहा, कभी कभी मिट्टी ही सबसे सुंदर दीपक बनती है। मंत्रियों को अब खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने गुप्त सभा की और निर्णय लिया, आरव को महल से दूर कर देना होगा। या तो वो खुद चला जाए या फिर हमेशा के लिए गुम हो जाए। और अगली ही रात जब आरव बाघ से महल की ओर आ रहा था, 4 नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया। बांसुरी उसके हाथ से गिर गई, उसके सिर पर वार हुआ और अंधेरा छा गया। उस रात का अंधेरा चंद्रपुर के इतिहास में सबसे काला साबित हुआ। आरव, वो साधारण कुम्हार जिसकी बांसुरी ने रानी का मन छू लिया था, अब लापता था। सुबह रानी रतन प्रभा ने जब उसकी उपस्थिति नहीं देखी तो चिंता हुई। महल के सैनिकों को भेजा गया, पर भद्रग्राम तक कहीं भी उसका नामो निशान नहीं मिला। उसकी टूटी हुई बांसुरी मिली एक बगीचे की झाड़ियों में। रानी के चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने बांसुरी को अपनी छाती से लगाकर कहा, जिस बांसुरी की धुनों में जीवन था, आज वो खामोश क्यों है? मंत्रियों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। रानी साहिबा, प्रमुख मंत्री ने कहा, आरव महल के लिए उपयुक्त नहीं था। शायद वो जान चुका था और स्वयं भाग गया। दूसरे ने कहा, या फिर उसने आपको मोहित कर राज्य के भीतर विद्रोह करने की योजना बनाई थी। रानी ने दोनों को घूर कर देखा और शांत स्वर में कहा, आप सबको लगता है कि एक कुम्हार मेरी प्रतिष्ठा गिरा सकता है, लेकिन मैं कहती हूँ, मैंने पहली बार स्वयं को रानी नहीं, औरत महसूस किया था। अगर ये अपराध है तो मैं अपराधिनी हूँ। दरबार सन्न हो गया। रानी ने चुपचाप अपने बाल खुले छोड़े, जो विधवाओं के नियमों के विरुद्ध था। उस दिन से उन्होंने श्वेत वस्त्र त्याग दिए और गुलाबी चूड़ियां पहन ली। मंत्रियों के लिए ये खुला विद्रोह था, पर प्रजा के लिए यह था एक स्त्री का पुनर्जन्म। उन्होंने एक घोषणा जारी की, आज से राज्य में कोई जात पात नहीं मानी जाएगी, प्रेम करने वालों को बंदिशों में नहीं बांधा जाएगा, और मैं तब तक राजकार्य नहीं करूंगी जब तक आरव का सच सामने न आ जाए। रानी ने गुप्तचरों को भेजा। हर दिशा में तलाशी शुरू हुई। 10 दिन बाद एक बूढ़ा भिखारी महल के बाहर आया, जिसके हाथ में एक कागज था। उसमें लिखा था, मैं जीवित हूँ, पर मैं अब भी डर में जी रहा हूँ। मुझ पर हमला हुआ, मुझे एक गुफा में बंदी बनाकर रखा गया। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव जीवित है। रानी ने तत्काल अपने विश्वसनीय सैनिकों को उस स्थान पर भेजा, पहाड़ी के पास की पुरानी गुफाएं। 3 सैनिकों की टीम वहां पहुंची। अंधेरे में बांसुरी की एक टूटी सी धुन सुनाई दी। एक कोने में पड़ा मिला। आरव घायल, कमजोर, लेकिन जिंदा। उसकी आंखें खुली थीं, होंठ फटे हुए थे। वो सिर्फ एक वाक्य कह पाया, रतन प्रभा। रानी स्वयं उसे देखने पहुंची। जब उन्होंने उसे देखा, जख्मी, कांपता हुआ, उनकी आंखों से आंसू झर पड़े। मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन माटी की सौगंध, अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। आरव ने कांपती हथेलियों से उनकी चूड़ी छुई। रतन, तुम अब सिर्फ रानी नहीं, मेरी सांस हो। रानी ने अगले दिन दरबार बुलाया। घोषणा हुई, मैं रानी रतन प्रभा अपनी इच्छा से, अपने मन से आरव से विवाह करने जा रही हूँ। वो मिट्टी का है, पर मैं उसी मिट्टी से जन्मी हूँ जिसने मुझे एक स्त्री बनाया। मंत्री खड़े हो गए। ये नियमों का अपमान है। एक विधवा रानी और एक कुम्हार। रानी ने तलवार उठाई। अगर प्रेम के लिए तलवार उठानी पड़े तो मैं इतिहास में पहली रानी बनूंगी जिसने प्रेम की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा। लेकिन युद्ध की जरूरत नहीं पड़ी। प्रजा की भीड़ महल के बाहर इकट्ठा हो चुकी थी। हमारी रानी को उसका प्रेम मिलना चाहिए। मिट्टी और मुकुट एक हो सकते हैं। हजारों लोग हाथों में दिए लेकर खड़े थे प्रेम के समर्थन में। रानी ने आरव का हाथ पकड़ा और पहली बार बिना पर्दे के खुले दरबार में खड़ी हुई। चंद्रपुर का राजमहल अब पहले जैसा नहीं था। महल के द्वार पर रंगोली बनी थी, पुष्पों की सजावट थी, पर सबसे विशेष बात ये थी कि रानी के साथ आज जो खड़ा था वो कोई राजकुमार नहीं, एक कुम्हार था, आरव। रानी रत्न प्रभा ने पूरे राज्य को आमंत्रित किया था। ये विवाह महल का नहीं, पूरे चंद्रपुर की आत्मा का उत्सव है। कोई धूमधाम नहीं, कोई शाही आडंबर नहीं, बस एक माटी का दीपक और प्रेम का वचन। रानी और आरव एक छोटे मंदिर में पहुंचे। दोनों ने सादा वस्त्र पहन रखे थे। सामने वो मिट्टी की मूर्ति रखी थी जिसे आरव ने वर्षों पहले अपने पिता के साथ बनाया था। धरती माता की मूर्ति जो हर विवाह की साक्षी बनती थी। पंडित ने पूछा, वर, क्या तुम रानी रत्न प्रभा को पत्नी रूप में स्वीकार करते हो? आरव ने रानी की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें माटी समझता हूँ जो सींचे, संवारे, पर बांधे नहीं। तुम्हें स्वीकार नहीं करता, तुम्हें सम्मान देता हूँ। रानी की आंखें भर आईं। और तुम? पंडित ने रानी से पूछा। रानी ने उत्तर दिया, मैं उसे नहीं चुनती, मैं उसे पहचानती हूँ। वो मेरा मुकुट नहीं, मेरी जड़ है। विवाह के बाद चंद्रपुर का इतिहास बदल गया। रानी ने आरव के साथ मिलकर एक प्रेम संविधान बनाया जहाँ जात, वर्ग, लिंग या धर्म से ऊपर इंसानियत रखी गई। हर युवा को स्वतंत्रता मिली अपने जीवन साथी को चुनने की। और सबसे अद्भुत बात, राजा और रानी हर वर्ष उस मिट्टी के मंदिर में जाकर खुद अपने वचन दोहराते।
सालों बाद एक छोटा बालक अपने दादा से पूछता है, दादा क्या सच में एक रानी ने एक कुम्हार से विवाह किया था? बूढ़ा दादा मुस्कुराता है, हाँ, और उस दिन पहली बार किसी रानी ने मुकुट नहीं मिट्टी को चूमा था। जहाँ प्रेम मुकुट से ऊपर हो जाए वहाँ इतिहास नहीं अमर कथा जन्म लेती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो बिना एक शब्द कहे बस लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर कोई ऐसा है जिसके जीवन में भी कोई आरव या रतन प्रभा रहा हो तो शेयर करिए ये कहानी शब्दों से नहीं भाव से। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगली बार शायद कहानी आपके दिल की होगी।